आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के पार्ट 3 एग्रीमेंट यानी ठहराव के बारे में। मैं आपका टीचर विनय मिश्रा, उदय प्रसाद उदय गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक दुर्ग से आज ये टॉपिक लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत हम किन बातों को देखेंगे। इससे पहले कि मेरे 2 वीडियो पहले ही देख चुके होंगे आप, जिसके अंतर्गत मैंने प्रस्ताव और स्वीकृति के बारे में आपको जानकारी दी थी। ठहराव चैप्टर को समझने के लिए या एग्रीमेंट चैप्टर को समझने के लिए आपको प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से जान लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आगे चलिए देखते हैं। ठहराव जो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे उसके अंतर्गत है आशय, उसकी परिभाषा, लक्षण और ठहराव का वर्गीकरण, साथ ही साथ ठहराव एवं अनुबंध में अंतर। ठहराव के आशय की बात करें तो इससे पहले वीडियोस में मैंने आपको ज़रूर बताया था, कहीं ना कहीं ठहराव शब्द आया था आपके सामने, कि प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान कर देने पर जो स्थिति परिस्थितियां निर्मित होती हैं उसे हम ठहराव कहते हैं। लेकिन इसको और थोड़ा डीप में देखेंगे, वो है कि कानून की दृष्टि में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की किसी भी बात पर सहमति उस समय मानी जाएगी जब उसको कानूनी रूप से स्वीकार किया गया हो। यानी ठहराव के बारे में कही गई कि कानूनी रूप से अगर प्रस्तावक के प्रस्ताव की स्वीकृति स्वीकर्ता द्वारा प्रदान की जाती है तो उसे हम ठहराव कहेंगे। दूसरा आशय जो यहाँ पे एक और स्पष्ट किया गया कि ठहराव किसी एक या उससे अधिक पक्षकारों द्वारा दूसरे पक्षकार या पक्षकारों के बीच किसी कार्य को करने अथवा न करने का समझौता है। आइए चलते हैं इसकी परिभाषा के रूप। परिभाषा में पहला तो मुख्यतः आप देखेंगे, चूँकि ये कानून से संबंधित चैप्टर है, तो हम भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2E के अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे। वो है प्रत्येक वचन तथा वचनों के समूह जो एक दूसरे का प्रतिफल हो ठहराव कहलाता है। प्रतिफल मतलब किसी कार्य के पूर्ण किए जाने पर स्वीकर्ता द्वारा या प्रस्तावक द्वारा उसका पारितोषिक या उसके बदले में जो देने का वचन दिया गया हो वो प्राप्त होना। या कह सकते हैं प्रस्तावक के द्वारा स्वीकर्ता को प्रस्ताव स्वरूप जो बात कही गई थी उसे पूर्ण करना, और प्रस्तावक के प्रस्ताव की स्वीकृति पर स्वीकारकर्ता द्वारा प्रस्तावक को दी जाने वाली या किए जाने वाले कार्य को हम प्रतिफल के रूप में देख सकते हैं। दूसरी परिभाषा देते हैं चट्टी के अनुसार, एक स्वीकृत प्रस्ताव ठहराव का निर्माण करता है। स्वीकृत प्रस्ताव यानी एक प्रस्तावक के द्वारा रखी गई बात पर एक स्वीकर्ता द्वारा यदि स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो उस स्थिति में ठहराव का जन्म होता है। यहाँ पर वही बात कही जा रही है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि दीपा अपना AC सुनीता को 15,000 रुपये में बेचने के लिए प्रस्ताव रखती है। ये लाइन हमने प्रस्ताव में देखा होगा। और सुनीता उसे खरीदने के लिए सहमत हो जाती है। यानी प्रस्तावक जो दीपा है उनके प्रस्ताव पर सुनीता द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। यानी दीपा के AC को क्रय करने की बात सुनीता के द्वारा स्वीकार कर ली गई, तो इसे दीपा और सुनीता के बीच क्या कहा जाएगा? ठहराव। चलिए आगे देखते हैं। इनके लक्षण, इनके कुल 4 लक्षण हैं। 4 लक्षण, जिसमें पहला है 2 या 2 से अधिक पक्षकार। स्पष्ट है, पहले भी हमने बताया था कि ठहराव की स्थिति के लिए 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति स्वयं प्रस्तावक और स्वीकारकर्ता नहीं हो सकता। 2 अलग अलग पक्षकार होंगे। कोई भी व्यक्ति स्वयं के साथ ठहराव नहीं कर सकता। इसके लिए कम से कम 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। दूसरा है वैधानिक संबंध। ठहराव के लिए पक्षकारों का उद्देश्य
आपस में वैधानिक संबंध उत्पन्न करना होना चाहिए। वैधानिक संबंध उत्पन्न करने का मतलब है कि दोनों के बीच में कोई ना कोई लिखित या मौखिक समझौता होना चाहिए, जिससे दोनों का एक दूसरे के प्रति उतना ही दायित्व उत्पन्न हो सके। ठीक है। तीसरा है पारस्परिक सहमति। किसी एक बात पर या किसी कार्य को करने या न करने के संबंध में दोनों पक्षकार, प्रस्तावक और स्वीकारकर्ता, दोनों आपस में सहमत हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक उसमें कोई कंडीशन लेके आ रहा हो। प्रस्तावक के द्वारा कोई प्रस्ताव रखा गया, उस पर स्वीकारकर्ता ने कहा ऐसा तो मैं तभी करूँगा जब आपको ये शर्त मंजूर होगी, तो ऐसी दशा पर ठहराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। प्रस्तावक के द्वारा दिए गए प्रस्ताव को यदि स्वीकारकर्ता के द्वारा एज इट इज स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी दशा में ठहराव की स्थिति उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर क्या हुई? पारस्परिक सहमति। इससे पहले के उदाहरण जैसा हमने कहा था, दीपा और सुनीता का उदाहरण हमने देखा कि दीपा ने एसी बेचने का प्रस्ताव सुनीता के सामने रखा 15,000 रुपये में बेचने का, और सुनीता ने उसे स्वीकार कर लिया, यानी सुनीता ने 15,000 रुपये में एसी क्रय खरीदना या क्रय करना स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर दोनों के बीच क्या हुई? पारस्परिक सहमति। चौथा है पारस्परिक संवहन। इसके बारे में भी मैंने पिछले वीडियोज़ में बताए थे कि पारस्परिक संवहन का मतलब होता है प्रस्तावक के द्वारा पक्षकार, द्वितीय पक्षकार यानी प्रस्तावक बेचना चाहता है, वो मन में अगर कोई बात रखा रहेगा तो उस वस्तु को स्वीकारकर्ता कैसे जानेगा। दूसरी चीज़, प्रस्तावक के द्वारा प्रस्ताव रख दिए जाने के बाद यदि स्वीकारकर्ता मन में स्वीकार करे और वह उसे प्रस्तावक को ना बताए तो भी यहाँ पर ठहराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। तो यहाँ पर जरूरी है प्रस्तावक के द्वारा स्वीकारकर्ता को संवहन और स्वीकारकर्ता के द्वारा प्रस्तावक को किसी भी स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्रदान करनी चाहिए। इसे कहेंगे पारस्परिक संवहन। चलिए आगे देखते हैं ठहराव या समझौते का वर्गीकरण। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ, ठहराव और समझौता दोनों एक ही शब्द है। अब यहाँ वर्गीकरण की बात करते हैं तो इसको 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया गया। पहले तो वर्गीकरण में एक है उत्तरदायित्व के आधार पर वर्गीकरण किया गया, वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण किया गया, व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो जब सबसे पहला है उत्तरदायित्व के आधार पर वर्गीकरण, तो इसके अंतर्गत है एक पक्षी ठहराव। एक पक्षी ठहराव के अंतर्गत यहाँ आपको समझना होगा कि जब ठहराव करते समय एक पक्षकार अपना वचन पूरा कर दिया, एक पक्षकार के द्वारा अपना वचन पूरा कर दिया गया हो किंतु दूसरे पक्षकार का अपना वचन पूरा करना बाकी हो, दूसरे पक्षकार द्वारा अपना वचन पूरा करना बाकी हो। जैसे आप ऑटो में सफ़र करते हो, ऑटो में आप बैठ जाते हो, आप जिस स्थान से आप बैठे और आपके गंतव्य स्थान, मान लेते हैं आप अपने घर से निकलते हो और कॉलेज जाते हो, आपके घर के सामने आपको ऑटो मिलता है और आपके कॉलेज तक छोड़ने का कार्य उसका है। आपने कहा कॉलेज जाना है, उसने आपको कॉलेज तक छोड़ा, यानी उसने एक पक्षकार के द्वारा अपने वचन की पूर्ति कर दी गई, लेकिन उस सफ़र के दौरान दूसरे पक्षकार के द्वारा वचन की पूर्ति अभी नहीं की गई, यानी पूर्ति करना बाकी है। ऐसी स्थिति को कहते हैं एक पक्षी ठहराव। यानी ऑटो आई, आप बैठ गए, मतलब दोनों के बीच क्या हो गया? एग्रीमेंट। बट यहाँ पर एक पक्षकार जो आपको कॉलेज तक लेकर जा रहा है, केवल एक पक्षकार के द्वारा समझौता पूरा किया गया है। अभी दूसरे पक्षकार जब उतर जाए आप कॉलेज में और अगर आपने उसका किराया दिया, तब ये माना जाएगा कि ठहराव दोनों पक्षों के द्वारा है। लेकिन अभी कौन सा ठहराव है? एक पक्षी ठहराव। ठीक है। अब बात करते हैं द्विपक्षीय ठहराव या द्विपक्षीय समझौते की। जब ठहराव करते समय दोनों पक्षों को ही अपने अपने वचन का या वचनों को पूरा करना शेष हो या निष्पादन करना शेष हो तो उसे द्विपक्षीय समझौता कहते हैं। अब द्विपक्षीय समझौता कहाँ पर हो सकता है? वो हो सकता है, आप एक छोटा सा उदाहरण ले सकते हो। कारपेंटर की दुकान में आपने एक पलंग बनाने का कॉन्ट्रैक्टर को ऑर्डर दिया, कारपेंटर को ऑर्डर दिया। कारपेंटर ने कहा मैं 20 दिन बाद या 10 दिन बाद आपको पलंग बनाकर दे दूंगा। अब क्या होगा? आपने कहा कि 10 दिन बाद अगर आप पलंग बना के दोगे तो मैं आपको पैसे 10 दिन बाद दे दूंगा।
अब यहाँ पर क्या हुआ, ठहराव हो गया कि 10 दिन बाद वो आपको सामान देगा और 10 दिन बाद आप उसे पैसे दोगे। लेकिन ये जो 10 दिन का पीरियड है उसमें दोनों को वो दोनों कार्य पूरे करने हैं, यानी दोनों ने स्वीकृति दे दी है। प्रस्तावक ने प्रस्ताव भी रखा, स्वीकारकर्ता ने स्वीकृति भी दे दी, लेकिन दोनों के प्रतिफल का भुगतान होना बाकी है। अर्थात कारपेंटर के द्वारा पलंग देना बाकी है और प्रस्तावक यानी अगर आपने पलंग खरीदना चाहा है तो आपके द्वारा पैसे का भुगतान, उस पलंग के लिए राशि का भुगतान करना भी बाकी है। इसीलिए यहाँ कहा गया द्विपक्षीय समझौता। फिर बात करते हैं वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण की। वैधानिकता के आधार पर वर्गीकरण के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि पहला है वैधानिक ठहराव। वैधानिक ठहराव ऐसे ठहराव होते हैं जो कि वैधानिक पूर्णतः मैं कह सकता हूँ कि राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय करने का मतलब आप उसे लिखित या मौखिक रूप में कानून द्वारा पारित करा सकते हैं। ऐसे समझौतों को वैधानिक समझौते या वैधानिक ठहराव कहते हैं। बात करते हैं दूसरा अवैधानिक समझौते, जिसे हम क्या कहते हैं, इल्लीगल एग्रीमेंट। तो इल्लीगल एग्रीमेंट इट मीन्स वो पूरी तरह अवैध हैं, यानी वो कानून द्वारा कभी भी प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते या इसके लिए दंड के अभागी भी हो सकता है दोनों पक्षकार या कोई भी एक पक्षकार। इस तरीके से देखते हैं ऐसे समझौते या ऐसे ठहराव जो कि सामाजिक हित, सामान्य हित, अनैतिकता अथवा कानून के विपरीत होते हैं, वे अवैधानिक ठहराव कहलाते हैं। अब उदाहरण के स्वरूप में ए ने बी से कहा कि यदि सामने वाले के ए ने बी से कहा कि तुम सी का सिर फोड़ दो तो मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया, बी ने जाके सी का सिर फोड़ दिया और ए ने बी को पैसे भी दे दिए। लेकिन इस प्रकार के जो ठहराव हैं वो पूरी तरह क्या हैं, अवैध हैं। ठीक है। तीसरा है व्यर्थ समझौते या व्यर्थ ठहराव। तो व्यर्थ ठहराव को थोड़ा इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे समझौते जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराए जा सकते व्यर्थ समझौते कहलाते हैं। ऐसे अनुबंधों को अनुबंध के पक्षकारों में से कोई भी प्रवर्तनीय नहीं करा सकता। इसमें किसी वैधानिक लक्षण की कमी होती है। वैधानिक लक्षण की मतलब जैसे किसी अवयस्क व्यक्ति के साथ किया गया एग्रीमेंट, जैसे 18 वर्ष से कम उम्र का कोई व्यक्ति अपनी कोई संपत्ति बेच रहा हो और आप उसे खरीदने के लिए तैयार हो गए, तो ये व्यर्थ का समझौता है। एक पक्षकार खरीदने को भी तैयार है, दूसरा पक्षकार बेचने को भी तैयार है। ये किसी भी तरीके से इल्लीगल नहीं है, यानी इल्लीगल ना कहूँ तो किसी भी तरीके दंड का भागी नहीं है। चूँकि यहाँ पर एक पक्षकार वयस्क नहीं है, इसलिए उसको बहुत से कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, खरीदने का बेचने का अवयस्कों को नहीं है। इसीलिए इस जगह ये समझौता क्या हो जाएगा, व्यर्थ समझौता होगा। चौथा है व्यर्थनीय ठहराव। वह समझौता जो एक या एक से अधिक पक्षकार की इच्छा पर राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय हो परंतु दूसरे पक्षकार या पक्षकारों की इच्छा पर प्रवर्तनीय न हो, व्यर्थनीय समझौता है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है एक पक्षकार, जैसे पुराने ज़माने की फिल्मों में देखते थे कि गुंडे के द्वारा एक धनी व्यक्ति के बेटे का अपहरण कर लेना और उस धनी व्यक्ति से उसकी सारी जायदाद के पेपर्स पर उसके हस्ताक्षर करवा लेना। आप लोगों ने शायद ऐसे भी मूवीज़ देखी होंगी। यानी कि यहाँ कह सकते हैं क्या करना, उत्पीड़न, बलपूर्वक या अनुचित तरीके से या कपट करके। कपट करने का मतलब हुआ किसी एग्रीमेंट पर जो दस्तावेज दिए गए हैं उसमें कपटपूर्वक कोई दूसरे दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर करा लेना या चेक पर जाली हस्ताक्षर कर लेना। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये क्या मानी जाती हैं, कपट मानी जाती हैं। अगर कपटपूर्वक या दबावपूर्वक या बलपूर्वक यदि कोई समझौता किया गया हो तो वह समझौते क्या हो जाते हैं, व्यर्थनीय ठहराव या व्यर्थनीय
समझौता कहलाता है। ये तब तक वैध होते हैं जब तक कि उसे पीड़ित पक्षकार द्वारा प्रवर्तनीय न कराया जाए। प्रवर्तनीय न कराया जाए यानी अगर मान लेते हैं पीड़ित व्यक्ति न्यायालय की शरण में चला जाता है तो वो क्या हो जाएगा? अवैध हो जाएगा। अवैध हो जाएगा मतलब जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया है, एग्रीमेंट कराया है, वो क्या माना जाएगा? अवैध एग्रीमेंट माना जाएगा। पांचवा है अप्रवर्तनीय समझौते हैं। ऐसे ठहराव वे ठहराव होते हैं जो देखने में तो वैध होते हैं लेकिन किसी तांत्रिक मतलब टेक्निकल दोष होने के कारण राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। टेक्निकल फॉल्ट कहाँ पे है? मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति यानी ए जो कि वयस्क है, बी व्यक्ति जो कि वयस्क है, दोनों वयस्क हैं। इससे पहले मैंने आपको अवयस्क का भी उदाहरण दिया था, इसमें भी एक टेक्निकल फॉल्ट था। लेकिन यहाँ पर दोनों व्यक्ति वयस्क हैं। ए बी से बंदूक क्रय करना चाहता है या खरीदता है 5,000 रुपये में। अब बी उसे बेचने को तैयार भी है। ए बी से 5,000 रुपये में एक बंदूक खरीदने को तैयार है। लेकिन ये अप्रवर्तनीय समझौता इसलिए है क्योंकि इस समझौते को बंदूक खरीदना क्या है? तब तक इलीगल है जब तक उसको बेचने वाले और खरीदने वाले के पास, दोनों के पास बेचने वाले के पास बेचने का लाइसेंस ना हो। यदि उसके पास लाइसेंस है बेचने का, तब अगर आप खरीदते हो तब तो वो क्या ठहराव होगा? वैधानिक ठहराव या समझौता माना जाएगा। लेकिन अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है और आप खरीदते हो तो वो क्या घोषित हो जाएगा? अवैध भी हो सकता है और उसे आप प्रवर्तनीय नहीं करा सकते। दोनों व्यक्ति वयस्क भी हैं यहाँ पे। तो ये है अप्रवर्तनीय समझौता। तीसरा जो है व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण, एक है स्पष्ट ठहराव और दूसरा है गर्भित ठहराव। स्पष्ट ठहराव वो होते हैं जो कि मौखिक या लिखित रूप में स्पष्ट रूप से बोले जाते हैं या कहे जाते हैं या उनके बीच स्पष्ट लिखित या मौखिक समझौता होता है, तो उसे कहते हैं स्पष्ट ठहराव। दूसरा है गर्भित ठहराव। ऐसे ठहराव जो स्पष्ट शब्दों द्वारा अर्थात लिखित या मौखिक रूप से व्यक्त न करके पक्षकारों के व्यवहार द्वारा प्रस्तावित अथवा स्वीकृत किए जाते हैं, उन्हें गर्भित ठहराव कहते हैं। अब इसका उदाहरण भी मैंने आपको दिया ही है पहले। ये गर्भित ठहराव है, जैसा कि एक ऑटो चालक के द्वारा आपके सामने ऑटो लाकर खड़ी की जाती है या ऑटो गुजर रहा होता है तो आप उसे रोकते हो और उस पर बैठते हो और अपने गंतव्य तक पहुंचते हो। यहाँ पर गाड़ी में बैठना और गाड़ी से उतरने के बाद आपका किराया देना, ये दोनों गर्भित ठहराव के अंतर्गत शामिल होगा। या उसका गाड़ी चलाना, क्योंकि उसे ऑटो चलाना, क्योंकि वो सड़क पर ऑटो चला किस लिए रहा है कि आप जैसे या हमारे जैसे कोई भी पैसेंजर्स उसमें बैठेंगे। ठीक है, तो ये थे वर्गीकरण। अब बात करते हैं इसमें ठहराव और अनुबंध के बीच में अंतर। ठहराव और अनुबंध के बीच में अंतर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अंतर का आधार ठहराव और अनुबंध। सबसे पहला जो अंतर है वो है परिभाषा देख लेते हैं कि ठहराव की परिभाषा है वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है, ठहराव है। अनुबंध की परिभाषा के अंतर्गत अनुबंध वह ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है। दूसरा है निर्माण। ठहराव का निर्माण प्रस्ताव की स्वीकृति से होता है, यानी प्रस्तावक के द्वारा प्रस्ताव रखने पर स्वीकर्ता द्वारा यदि स्वीकृति प्रदान की जाती है तो वो है ठहराव कहलाएगा। जबकि अनुबंध क्या है? तो अनुबंध तथा उसकी प्रवर्तनीयता से अनुबंध का निर्माण हो सकता है। ठहराव तथा उसकी प्रवर्तनीयता से, यानी प्रवर्तनीय अर्थात ठहराव का राजनियम द्वारा परिवर्तन करने को कहते हैं अनुबंध। तीसरा है प्रकृति। ठहराव वैध या अवैध दोनों तरह के कार्य के लिए हो सकते हैं, लेकिन अनुबंध हमेशा कौन से? वैध कार्यों के लिए होते हैं। तीसरा है वैधानिक अधिकार एवं दायित्व। ठहराव से पक्षकारों के वैधानिक अधिकारों एवं
दायित्वों का जन्म होना आवश्यक नहीं है, जबकि अनुबंध के निर्माण से पक्षकारों के वैधानिक अधिकार एवं दायित्व अवश्य उत्पन्न होते हैं। दोनों के बीच में अधिकार एवं दायित्व उत्पन्न होते हैं। आवश्यकता की बात करें तो ठहराव के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं है। अनुबंध के लिए ठहराव का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रवर्तनी की बात करें तो ठहराव राजनियम द्वारा प्रवर्तनी भी हो सकता है और नहीं भी, यानी ठहराव जरूरी नहीं है कि वो राजनियम द्वारा प्रवर्तनी हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन अनुबंध का राजनियम द्वारा प्रवर्तनी होना अनिवार्य है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे वैध अनुबंध। तो मिलते हैं, धन्यवाद।